रुकिए दोस्तों, क्या आप भी उन 90% छात्रों में से हैं जो सोचते हैं कि उत्तराखंड राज्य की प्रतीक तो बहुत आसान है। तो मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए, बुरांस को कन्नड़ भाषा में क्या कहते हैं? या कस्तूरी मृग के पिछले पैर अगले पैरों से लंबे क्यों होते हैं? अगर आप निरुत्तर हैं तो आपकी तैयारी में एक बहुत बड़ा छेद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्य बिष्ट और मैं द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा से हूं। और आज की इस मास्टर मैराथन क्लास में हम प्रश्न संख्या 1 से 25 तक उत्तराखंड के राजकीय प्रतीकों का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि एग्जामिनर कहीं से भी सवाल पूछ ले, आपका नंबर नहीं कटेगा। आज सिर्फ रट्टा नहीं, लॉजिक चलेगा। अपनी नोटबुक निकालिए, क्योंकि आज की क्लास आपकी सालों की मेहनत को चयन में बदलने वाली है, सिलेक्शन में बदलने वाली है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू क्लास। तो दोस्तों, आज की एमसीक्यू सीरीज का पहला क्वेश्चन, दोस्तों उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, राज्य चिन्ह का आकार हीरे के समान प्रतीत होता है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, दर्शाई गई लाल रंग की पृष्ठभूमि राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, चिन्ह में सबसे नीचे नीले रंग से सत्यमेव जयते उकेरा गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों तीनों सत्य हैं। ये जो स्टेटमेंट तीनों दिए हैं ये तीनों सत्य हैं। केवल 2 और 3 सत्य हैं, 2 या 3 सत्य हैं, या केवल पहला ही सत्य है, या डी है केवल 1 और 2 सत्य हैं। तो दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि कभी भी सरकारी फाइल या सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर या सरकारी फाइलों में एक खास आकृति हर जगह मौजूद होती है। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के राज्य चिन्ह की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से लोगों में उत्तराखंड का पूरा संघर्ष और भूगोल छिपा है? आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को डिकोड करेंगे दोस्तों। और अक्सर यूकेपीएससी और यूके की परीक्षाओं में ऐसे कन्फ्यूजन वाले स्टेटमेंट दोस्तों आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहली परत का। हम तीनों स्टेटमेंट को अध्ययन करने से पहले दोस्तों मैं आपको उत्तराखंड राज्य चिन्ह दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों ये उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है दोस्तों। और दोस्तों ये अगर आप इस चिन्ह को ध्यान से देखते हैं तो इसकी आकृति में किसी गोल या चौकोर फ्रेम में नहीं है दोस्तों। तो ये बिल्कुल रोम्बस के आकार है। जैसे पहला स्टेटमेंट देखो, राज्य चिन्ह आकार हीरे के समान है। हीरा मतलब रोम्बस। तो रोम्बस की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं और बिल्कुल हीरे के समान की आकृति ये है। और तो ये पहला स्टेटमेंट दोस्तों इसमें सही है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों, इसमें दर्शाई गई लाल रंग की पृष्ठभूमि में राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। हाँ, ये जो ये सबसे ऊंची चोटी हिमालय की यहाँ पर दिख रही, 3 चोटियाँ दोस्तों यहाँ पर हैं, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी दिख रही है ये हिमालय की चोटी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने गहरे लाल रंग की पृष्ठभूमि यहाँ पर आपको दिख रही है और यहाँ इसमें दोस्तों अशोक की लाट भी बनी हुई है। तो क्या कभी दोस्तों आपने सोचा कि यह लाल रंग ही क्यों है? दोस्तों यह रंग हमारे उन वीर आंदोलनों के रक्त का प्रतीक है जिन्होंने अलग उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चाहे दोस्तों मुजफ्फर कांड हो, खटीमा मसूरी गोली कांड हो, यह लाल रंग हमें उन शहीदों की दोस्तों याद दिलाता है। ये लाल रंग हमें याद दिलाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी दोस्तों बिल्कुल सही है कि इसमें दर्शाई गई लाल रंग की पृष्ठभूमि राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। अब दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। चिन्ह के सबसे नीचे दिए गए में सत्यमेव उकेरा गया है। अच्छा, नीले रंग से दोस्तों, इसके नीचे जो ये अशोक की जो लाट है उसके नीचे जो नीले रंग से सत्यमेव जयते नहीं लिखा है दोस्तों, ये सत्यमेव जयते किस रंग से उकेरा गया? कभी गौर किया दोस्तों आपने? ज़्यादातर लोग सोचते हैं, है नहीं, कि ये नीला रंग है। तो दोस्तों कभी आपने राष्ट्रीय चिन्ह मतलब उत्तराखंड के राज्य चिन्ह को ध्यान से देखा है? तो दोस्तों ये सत्यमेव जयते लिखा है अशोक की लाट के नीचे, जस्ट यहाँ पर जो सत्यमेव जयते लिखा है यह लाल रंग में लिखा होता है दोस्तों। केवल नीले रंग में दोस्तों यहाँ पर ये जो 4 लहरें दिखाई गई हैं, जो उत्तराखंड की 4 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा और काली नदी को दोस्तों दर्शाती हैं। तो दोस्तों बिल्कुल एक बार दोस्तों हमारे सवाल का सही जवाब क्या था? आकार आपसे पूछा गया था हीरा है, रोम्बस है, बिल्कुल ये सही जवाब है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों पूछा गया था, इसमें दर्शाई गई लाल रंग की पृष्ठभूमि राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है।
तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही है। ये हमारे उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर गलत है कि चिन्ह में सबसे नीचे नीले रंग से सती वजह, दोस्तों नीले रंग से नहीं लिखा गया है, बल्कि यह लाल रंग से लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पर कभी भी आप गौर करिएगा, ये लाल रंग से दोस्तों लिखा गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में दोस्तों आया होगा। और इसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है दोस्तों। तो डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही है। तो दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही है। और अब दोस्तों इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए कि ब्रह्मकमल के बारे में कौन सा तथ्य वैज्ञानिक रूप से गलत है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है कि ब्रह्मकमल के बारे में कौन सा तथ्य वैज्ञानिक रूप से गलत है। यह पुष्प वर्ष में केवल एक बार जुलाई से सितंबर के मध्य खिलता है। जुलाई से सितंबर के मध्य खिलता है दोस्तों। इसमें से आपको दोस्तों गलत कथन छाड़ना है। तो जुलाई से सितंबर के मध्य खिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो जुलाई के सितंबर के मध्य ब्रह्मकमल खिलता है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यह एस्टेरेसी कुल का एक पौधा है जो केवल दिन के समय पूर्ण विकसित होता है। यहाँ पर दोस्तों हमने ट्रैप लगाया हुआ है, केवल दिन में खिलता है दोस्तों। ब्रह्मकमल की सबसे खासियत यही होती है कि यह रात के समय मतलब आधी रात के बाद पूर्ण विकसित होता है और सुबह होने पर यह मुरझा जाता है। इसलिए इसे खिलते हुए देखना किसी चमत्कार से दोस्तों कम नहीं होता। ये कथन गलत है दोस्तों। कौन सा कथन गलत है? हमें दोस्तों यही कथन गलत है यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्मकमल का फूल रात को खिलता है। सी ऑप्शन है दोस्तों, इसके पुष्प टहनियों पर नहीं बल्कि पीले पत्तों से निकले कमल पाद में गुच्छ के रूप में खिलते हैं। ये बात सही है दोस्तों कि गुच्छ के रूप में खिलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड में इसकी कुल 24 प्रजातियाँ और पूरे विश्व में 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में ब्रह्मकमल की 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं? ये बात बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। और स्थानीय लोग इसे प्यार से कौल पदम कहते हैं। और यह मुख्य रूप से नंदा देवी, फूलों की घाटी और केदारनाथ जैसे ऊंचे बुग्यालों में दोस्तों मिलता है। और दोस्तों एक रोचक तथ्य यह है, इसे भगवान शिव को सबसे प्रिय फूल माना जाता है और नंदाष्टमी पर इसे विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ब्रह्मकमल का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों ससुरिया ओबुवेलेटा है और यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। सिर्फ दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये रात में ही खिलता है, दिन में कभी नहीं खिलता। और उत्तराखंड में दोस्तों इसकी 24 प्रजातियाँ हैं। तो इसके हिसाब से दोस्तों हमारा जो इन चारों में से जो गलत स्टेटमेंट जो इसमें पूछा गया था वैज्ञानिक रूप से कौन सा गलत है, तो इसमें दोस्तों 20 स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। 20 स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। तो दोस्तों यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो द टर्निंग पॉइंट अलमोड़ा को जो दोस्तों जरूर सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और दोस्तों प्रकृति के इस अनूठे उपहार को बचाना हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि दोस्तों आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से ब्रह्मकमल की संख्या कम हो रही है दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको अगले क्वेश्चन पर ले चलेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम दोस्तों अब आपको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु स्थापित किए गए केंद्रों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सम्मिलित करते हुए सही कुल पे चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दोस्तों केदारनाथ दिया है और इसको सम्मिलित करना 1982 दिया इसके सामने, ये गलत है। तो दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना दोस्तों 1972 में हुई दोस्तों। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1972। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार के सामने आपको दोस्तों 1972 लगाना है दोस्तों। और केदारनाथ ये सबसे पहले जो केदार वन्यजीव विहार सबसे पहले है इनमें से चारों में से दोस्तों, 1972 सबसे पहला है। उसके बाद दोस्तों महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, और ये दोस्तों 1970 में 77 में खुला। तो आपको महरूड़ी कस्तूरी अनुसंधान है ना, इसके साथ चौथा आपको मैच करना पड़ेगा। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र के साथ जो ऑप्शन है वो चौथा वाला, ये वाला ऑप्शन सही है जो 1977। तो यहाँ पर दोस्तों रिसर्च शुरू हुई। और उसके बाद कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र
और दोस्तों ये इसके साथ जो सही मैचिंग है दोस्तों 1982 है। और यहाँ पर प्रजनन शुरू हुआ। और उसके बाद अस्कोट वन्यजीव विहार, ये सबसे बाद का है दोस्तों, 1986 इसके साथ सही है, 1986 के साथ सही है। तो सर्वाधिक संख्या में दोस्तों कस्तूरी मृग यहीं पर पाए जाते हैं। तो इसके हिसाब से दोस्तों ए का 2 सही है, मतलब केदारनाथ के साथ 1972 सही है दोस्तों। बी महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र के साथ, महरुड़ी के साथ 1977 आपका चौथा सही होगा। और कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र के साथ 1982 का मैचिंग आपको करना है। और अस्कोट वन्य जीव विहार के साथ आपको मैचिंग करनी है दोस्तों 1986, मतलब डी के साथ थर्ड की मैचिंग करनी है। तो इसके लिहाज से देखो, ए के साथ सेकंड, बी के साथ चौथा, सी के साथ दोस्तों आपका आ जाएगा फर्स्ट वाला, तो ये सही है। और डी के साथ थर्ड, डी के साथ अस्कोट वन्यजीव के साथ जो थर्ड है 1986 सही है। तो इसके हिसाब से दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों डी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। और दोस्तों डेटा याद करना मुश्किल नहीं है, बस इसे कहानी के रूप में आपको पिरोना आना चाहिए। दोस्तों ये सब देख रहे हैं, 72, 5, 70, 70 में 5 जोड़ो 82 और 82 में 5 जोड़ो 86। तो दोस्तों अगर आप यह 5-5 साल वाली ट्रिक पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आप जानते हैं कि कस्तूरी मृग में सींग क्यों नहीं होते। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखिए। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो आज की एमसीक्यू सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है कि राज्य पक्षी मोनाल के संदर्भ में डफिया शब्द किसे संबोधित करता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों मोनाल पक्षी की मादा, मोनाल पक्षी का स्थानीय पहाड़ी नाम, मोनाल पक्षी का नर, और मोनाल की एक विशिष्ट उपजाति। तो जो डफिया है दोस्तों, जो कलरफुल होता है, मोनाल पक्षी का नर, ये सही आंसर है। जो नर मोनाल पक्षी का जो नर होता है, जो मेल होता है, वही दोस्तों कलरफुल होता है और उसी के दोस्तों सिर पर कलगी होती है। मादा के मोनाल के सर में कलगी नहीं होती है। और नीले, हरे, बैंगनी रंग वाला दोस्तों जो ये सिर पर मोर जैसी जो कलगी होती है, वो असल में दोस्तों नर मोनाल होता है। लेकिन जो मादा होती है ठीक है, जो भूरे रंग की होती है दोस्तों, बिल्कुल गहरे भूरे रंग की होती है, और इसके सिर पर दोस्तों कलगी नहीं पाई जाती। और दोस्तों जो डफिया है या जो फीमेल मोनाल है, ये साधारण रंग जो इसका भूरा रंग होता है उसे चट्टानों और झाड़ियों में छिपने में मदद करता है ताकि वह अपने अंडों की दोस्तों रक्षा कर सके। तो दोस्तों मोनाल के बारे में एक ऐसा तथ्य भी हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि उसका पसंदीदा भोजन। तो दोस्तों मोनाल को आलू बहुत पसंद है। यह अपनी मजबूत और नुकीली चोंच से ज़मीन खोदकर आलू निकाल लेता है, और इसकी इसी आदत की वजह से कभी कभी किसान इससे परेशान भी रहते हैं। और लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में यह एक हॉट टॉपिक है दोस्तों। और दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है मोनाल का, तो लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मोनाल सिर्फ हमारा राज्य पक्षी ही नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो हमारा तो दोस्तों राज्य पक्षी है उत्तराखंड का, लेकिन नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है, और वहाँ इसे डैफे के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत इसे सुरक्षा प्राप्त है दोस्तों। तो दोस्तों इसके हिसाब से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कि राज्य पक्षी मोनाल के संदर्भ में डफिया शब्द किसे संबोधित किया जाता है, मोनाल पक्षी नर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि नर मोनाल में दोस्तों कलगी पाई जाती है, कलरफुल होता है, और मादा डफिया बिना कलगी वाली होती है और भूरे रंग की होती है। तो दोनों में आप दोस्तों मोनाल और डफिया में दोस्तों आप फ़र्क समझ चुके होंगे दोस्तों। तो हमारी ये जानकारी दोस्तों आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि हमारी जानकारी पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों आज की एमसीक्यू सीरीज का 5वां क्वेश्चन है, बुरांस के फूलों के रंग के संबंध में ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन का सही क्रम क्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है दोस्तों सभी ऊंचाइयों पर चटक लाल, सभी ऊंचाई पर चटक लाल, और ये का सही क्रम पूछ रहा है, सभी ऊंचाई पर चटक लाल नहीं, ऐसा नहीं होता है।
500 की ऊंचाई के अनुसार दोस्तों बुरांस का रंग बदलता है, सभी ऊंचाई पर चटक लाल नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही क्रम है ढूंढना भी। 500 मीटर पर सफ़ेद और ऊंचाई बढ़ने पर गहरा लाल, नहीं 500 मीटर सफ़ेद नहीं होता है, पहले गहरा लाल होता है और बाद में सफ़ेद होता है, तो ये स्टेटमेंट भी दोस्तों गलत है, ये क्रम मैच नहीं कर रहा है। 4000 मीटर पर सफ़ेद और 11 फीट पर अधिक गहरा लाल, नहीं 11000 फीट पर ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है, ज़्यादा लाल नहीं होता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन 500 4000 मीटर पर चटक लाल और 11000 फीट की ऊंचाई पर सफ़ेद। तो दोस्तों 1 मीटर में कितना फीट आता है, लगभग 3.28 फीट के आसपास दोस्तों आता है। तो इसके हिसाब से दोस्तों 1500 से 4000 मीटर की पर चटक लाल और 11000 फीट की ऊंचाई पर सफ़ेद, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। कि जैसे जैसे बुरांस का जो फूल है पहले लाल, फिर गुलाबी और फिर सफ़ेद हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही मार्च और अप्रैल का महीना आता है, उत्तराखंड के पहाड़ किसी दुल्हन की तरह लाल रंग से सज जाते हैं। हम सब जानते हैं कि दोस्तों बुरांस हमारा राज्य वृक्ष है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बुरांस सिर्फ लाल ही नहीं होता, जैसे जैसे आप पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते हैं यह अपना रंग बदलना शुरू कर देता है। तो इसी फैक्टर को आज हम अच्छी तरह समझेंगे दोस्तों। इसका जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों, इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका वानस्पतिक नाम है। और यूनानी भाषा में रोडो का मतलब होता है दोस्तों गुलाब और डेंड्रॉन का अर्थ होता है वृक्ष, यानी गुलाबी का पेड़। तो दोस्तों अब हम आते हैं कि बुरांस का रंग ऊंचाई के साथ कैसे बदलता है। तो दोस्तों 1500 से 2400 मीटर जहां इसका रंग चटल लाल रंग का बुरांस हमें देखने को मिलता है, जो सबसे आम है। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं 2500 से 3000 मीटर, तो जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे लाल रंग हल्का गुलाबी पिंक होने लगता है दोस्तों। फिर दोस्तों 3000 मीटर से अधिक और अधिक ऊंचाई पर जाने पर आपको मिलता है दोस्तों एक दुर्लभ सफ़ेद बुरांस, वाइट बुरांस। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका ऑप्शन सही है कि कम ऊंचाई पर ये चटक लाल है और बहुत ऊंचाई पर ये सफ़ेद हो जाता है। और दोस्तों बुरांस सिर्फ सुंदर ही नहीं, स्वास्थ्य का खजाना भी है, और इसके फूलों का जूस हृदय रोगों के लिए रामबाण माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स कूट कूट कर भरे होते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि वन अधिनियम 1974 के तहत बुरांस को एक संरक्षित वृक्ष घोषित दोस्तों किया गया है। इसे नुकसान पहुंचाना आपको कानूनी मुश्किल में डाल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन डी है। तो उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों आज की एमसीक्यू सीरीज का जो छठा क्वेश्चन है, राज्य गीत उत्तराखंड राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के चयन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला उसमें हरि रावत, हाँ दोस्तों उसमें हरि रावत की सरकार थी, लेकिन ये राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के चयन में जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष नहीं थे। इनकी सिफारिश पर दोस्तों समिति जो है समिति बनी थी। तो ये तो मुख्यमंत्री थे दोस्तों उस समय। अब आता है दूसरा नाम आता है लक्ष्मण सिंह बटरोही का नाम दोस्तों आता है, ये साहित्यकार थे और यही दोस्तों चयन समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, लक्ष्मण सिंह बटरोही थे दोस्तों। और नाम आता है दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी। तो अधिकतर दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी दोस्तों इसके उपाध्यक्ष थे। इस राज्य गीत जो समिति बनी थी उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि की चयन समिति जो बनी थी उसमें नरेंद्र सिंह नेगी इस समिति के उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष दोस्तों जो थे लक्ष्मण सिंह बटरोही थे। अब तीसरा अगला नाम आता है दोस्तों हेमंत बिष्ट। तो दोस्तों जो नरेंद्र सिंह नेगी थे जिन्होंने उपाध्यक्ष जो इस कमेटी के उपाध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह नेगी, जिनको गणरत्न भी कहा जाता है, उनका काम यह सुनिश्चित करना था कि गीत का संगीत और लय उत्तराखंड की मिट्टी से जुड़ा हो। और कई महीनों के मंथन के बाद दोस्तों हेमंत बिष्ट जी हैं, इन्होंने इस गाने को लिखा, इस राज्य गीत को लिखा और लक्ष्मण सिंह बटरोही की देखरेख में इस गीत को मास्टरपीस का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए दिया है हरि रावत जो उस समय के मुख्यमंत्री थे और मंजूरी इन्होंने दी थी, लेकिन वो अध्यक्ष दोस्तों नहीं थे। और नरेंद्र सिंह नेगी ये उपाध्यक्ष थे और मुख्य गायक थे दोस्तों, इसके मुख्य गायक थे। और
जो डी ऑप्शन है दोस्तों हेमंत बिष्ट, ये गीत के लेखक दोस्तों थे। तो इसके हिसाब से दोस्तों जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का कि समिति के अध्यक्ष कौन थे, लक्ष्मण सिंह बटरोही। तो राज्य सरकार द्वारा 2015 में लक्ष्मण सिंह बटरोही की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन दोस्तों हुआ था। तो बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के एमसीक्यू सीरीज का 7वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इसके आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में उत्तराखंड राज्य प्रतीक की लेक्चर वीडियो भी दोस्तों है, उसको आप जरूर देखें, उसके बाद ही इसी एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व करें। तो दोस्तों राज्य तितली कॉमन पिकॉक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1996 में इसे भारत की सबसे सुंदर तितली के रूप में लिम्का बुक में दर्ज किया गया था। ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है कि साल 1996 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में से आधारित तौर पर कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का दोस्तों दर्जा मिला था। ये बात सही है। उत्तराखंड तितली की राजकीय प्रतीक में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य नहीं, पहला राज्य नहीं है। पहला राज्य दोस्तों 2015 में तो महाराष्ट्र है। तो दोस्तों महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने साल 2015 में एक तितली जिसका नाम है ब्लू मॉर्मन, उसको अपनी राज्य तितली घोषित किया था। और उत्तराखंड ने दोस्तों ठीक एक साल बाद 7 नवंबर 2016 को तितली घोषित करने वाला जो प्रतीक के रूप में, राज्य प्रतीक के रूप में तितली को घोषित करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य है, पहला राज्य नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड तितली को राज्य की प्रतीक में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य नहीं, दूसरा राज्य दोस्तों पहला महाराष्ट्र है। तो ये कथन असत्य है दोस्तों। यह मुख्य रूप से टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है। बिल्कुल टिमुर होता है दोस्तों, दंतमंजन में भी दोस्तों होता है, झंझनाट जैसी। आप जब कभी इसको यूज किया है दंतमंजन दातुन के रूप में तो काफ़ी झंझट होती है, और ये उसी पेड़ में अंडे देती है। और आजकल तैमूर की कटाई होने की वजह से इस कॉमन पिकॉक का जीवन भी संकट में है, क्योंकि ये टिमरू के पत्तों में ही दोस्तों अंडे देती है, उसी के पेड़ में अंडे देती है। इसका औसत जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है। तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सही है कि इसका जो औसत काल होता है दोस्तों। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें गलत ऑप्शन बी है दोस्तों। 20 का दोस्तों गलत आंसर है कि गलत स्टेटमेंट दोस्तों में दिया गया है कि उत्तराखंड तितली को भारतीय प्रतीक में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन था दोस्तों? महाराष्ट्र था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम दोस्तों क्वेश्चन 8 पर आपको ले चल। तो दोस्तों अब क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, कस्तूरी मृग के शरीर के किस भाग में कस्तूरी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है नर मृग की नाभि के पास स्थित एक ग्रंथि से। दूसरा ऑप्शन है मादा मृग के पेट के निचले हिस्से से। सी है मृग के खुरों के मध्य स्थित ग्रंथियों से। और डी है मृग के सींगों के भीतर के मज्जा से। तो दोस्तों आपने संत कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा जरूर सुना होगा, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही। यानी कि दोस्तों कस्तूरी की खुशबू इतनी अलौकिक होती है कि मृग उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह उसके पास ही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान की दृष्टि में यह कस्तूरी मृग के शरीर के किस हिस्से में होती है? क्या यह नर मादा में पाई जाती है? तो सबसे पहली बात, सबसे जुड़ी बात जो कस्तूरी परिवार में जो दोस्तों केवल दोस्तों नर मृग में ही कस्तूरी पाई जाती है। नर मृग की नाभि के पास स्थित एक ग्रंथि जिसको मस्क पॉड कहते हैं दोस्तों, यहीं इसी पर नर मृग में ही कस्तूरी पाई जाती है। मादा मृग में तो कस्तूरी होती नहीं है, ये भी गलत है। मृग के खुरों के मध्य स्थित ग्रंथियों में वहाँ पर नहीं होती है दोस्तों। मृग के सींगों के भीतर से मज्जा में। तो दोस्तों जो कस्तूरी मृग होता है उसके सींग ही नहीं होते, बल्कि दोस्तों अपनी आत्मरक्षा करने के लिए इसके पास ऊपरी जबड़े से निकले हुए 2 लंबे और नुकीले दांत होते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि इसमें सींग भी नहीं होते, ये क्वेश्चन है। तो इसमें सही ऑप्शन दोस्तों नर मृग की नाभि के पास स्थित ग्रंथि में दोस्तों एक मस्क पॉड होता है जहाँ पर ये कस्तूरी दोस्तों पाई जाती है। तो दोस्तों शुरुआती अवस्था में यह कस्तूरी एक गाढ़े तरल के रूप में होती है और धीरे धीरे जमकर यह दानेदार पदार्थ बन जाती है। और दोस्तों एक वयस्क नर में एक बार में लगभग 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है।
और दोस्तों इसकी खुशबू इतनी तीव्र होती है कि इसका उपयोग दुनिया में सबसे महंगे परफ्यूम और कई जीवन रक्षक आयुर्वेदिक औषधियों में दोस्तों किया जाता है। मतलब कस्तूरी में जो कीमती खुशबू है दोस्तों आज भी इस मासूम जीव की दुश्मन बन गई है और जिसके कारण इसका अवैध शिकार होता है और हमें इसे हिमालयी रत्न को बचाने की दोस्तों ज़रूरत है। और दोस्तों हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर अब हम इस जानकारी को शेयर करें। तो दोस्तों आज की एमसीक्यू सीरीज का दोस्तों 9वां क्वेश्चन कि उत्तराखंड के राज्य वाद्ययंत्र ढोल को किस वर्ष आधिकारिक रूप से घोषित किया गया और यह किस समिति की सिफारिश पर आधारित था। पहला ऑप्शन है दोस्तों 2011 में नेगी समिति, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 2010 में रावत समिति और दोस्तों सी ऑप्शन है 2015 में भंडारी समिति और दोस्तों डी ऑप्शन है 2016 में बटरोही समिति। तो दोस्तों उत्तराखंड की यादियों में जब भी ढोल की थाप गूंजती है तो कण कण में एक अलग सी ऊर्जा दोस्तों भर जाती है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र का सम्मान दिलाने के लिए एक पूरी कमेटी की मेहनत थी दोस्तों। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 2015 में। उत्तराखंड राज्य बनने के 15 साल बाद सरकार ने महसूस किया कि हमारी पारंपरिक वाद्य कला को एक आधिकारिक पहचान की ज़रूरत है और उस समय दोस्तों मुख्यमंत्री हरि रावत के समय में दोस्तों भंडारी समिति का दोस्तों गठन किया गया था। 2015 में दोस्तों भंडारी समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने गहन अध्ययन के बाद ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र घोषित करने की दोस्तों सिफारिश की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कभी भी क्वेश्चन आए तो भंडारी समिति 2015, तो ट्रिक याद रखें भंडारे में बजता है ढोल तो भंडारी समिति। और बटरोही समिति जो दोस्तों यहाँ पर बात कही गई इसमें कन्फ्यूजन दोस्तों को होता है, यह 2016 में बनी थी राज्य गीत को लेके, अभी हमारी पहली बात हो चुकी है इस बारे में। और नेगी समिति 2011 में फुटबॉल के लिए दोस्तों बनी थी, राज्य खेल फुटबॉल के लिए बनी थी। और 2010 में दोस्तों संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए बनी थी दोस्तों। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों भंडारी समिति। उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल को किस वर्ष आधिकारिक रूप से घोषित किया गया और यह किस समिति की सिफारिश पर आधारित थी, तो 2015 भंडारी समिति की सिफारिश पर आधारित थी। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही है बिल्कुल। अब दोस्तों आज की मास्टर एमसीक्यू सीरीज का हम आपको 10वां क्वेश्चन अब कराएंगे। तो आज की मास्टर सीरीज का दोस्तों 10वां क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों आज का 10वां क्वेश्चन है कि ब्रह्म कमल के औषधि गुणों के संदर्भ में इसके किस भाग का उपयोग घाव भरने और रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है। तो घाव भरने और रक्तस्राव रोकने के लिए जाता है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसकी पहला ऑप्शन है दोस्तों इसकी जड़ के काढ़े का सेवन करने से क्या रक्तस्राव रोकने में मदद मिलती है, घाव भरने में मदद मिलती है। दूसरा ऑप्शन है इसके पत्तों के रस का लेप करने से दोस्तों क्या घाव भरता है या रक्तस्राव रुकता है। सी इसकी छाल का चूर्ण बनाकर दोस्तों क्या रक्तस्राव रुकता है। या डी है पुष्प को पीसकर घाव पर लगाने से। तो दोस्तों घाव और रक्तस्राव इसके ताजे फूलों का इस्तेमाल होता है दोस्तों। पुष्प को पीसकर यदि आप आयुर्वेदिक तौर पर यदि किसी व्यक्ति पर कहीं पर घाव हो गया या खून बह रहा है तो उसके लिए पुष्प फूल को पीसकर घाव पर लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि फूल में दोस्तों एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसे पीसकर ताजे घाव पर लगाया जाता है और फिर दोस्तों खून बहना तुरंत बंद हो जाता है और दोस्तों यह संक्रमण को रोकने के लिए भी सहायक होता है। लेकिन दोस्तों हड्डी के उपचार के लिए यदि हड्डी में कोई दर्द हो तो इसमें ब्रह्मकमल की जड़ों का उपयोग दोस्तों किया जाता है और उसके जड़ को पीसकर दोस्तों टूटी हुई हड्डी पर दोस्तों लगाया जाता है, उसका लेप लगाया जाता है। इससे काफ़ी आराम दोस्तों मिलता है। इसके अलावा दोस्तों फूलों का उपयोग मूत्र संबंधी रोगों, सर्दी, खांसी, यहाँ तक कि दमा के उपचार में भी दोस्तों किया जाता है। लेकिन जो मुख्य रूप से दोस्तों उपयोग है पुष्प का, जो मुख्य रूप से उपयोग है दोस्तों घाव भरने में है, रक्तस्राव रोकने के लिए है। और जड़ का जो मुख्य रूप है दोस्तों, जो ब्रह्मकमल के जो जड़ का उपयोग है हड्डी के उपचार में और जोड़ों के दर्द में इसका और सूजन को कम करने में दोस्तों जड़ का उपयोग है। और पूरे पौधे का प्रयोग यदि आपको करना है तो दोस्तों लीवर संबंधी समस्याओं और पित्त विकारों में दोस्तों
बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो इसके हिसाब से दोस्तों जो क्वेश्चन है कि घाव भरने में रक्तस्राव को रोकने के लिए, तो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है, पुष्प को पीसकर घाव में लगाने से। तो दोस्तों ये बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, सकल पर्यावरण उत्पाद जीपी का प्रतिपादन करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। जीपी के आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधार नहीं बनाया जाएगा? पहला ऑप्शन है दोस्तों खनिज, बी ऑप्शन है दोस्तों मिट्टी, सी ऑप्शन है दोस्तों वन, और डी ऑप्शन है दोस्तों वायु। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि देश की तरक्की को जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नापा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस उत्तराखंड के जंगलों से हम सांस लेते हैं और जिसकी नदियों से पूरा भारत प्यास बुझाता है, उस पर्यावरण की कीमत क्या है? दोस्तों साल 2021 में उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें जीपी को मेजरमेंट करने की बात कही गई। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जीईपी यानी कि ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये क्या होता है? तो जैसे दोस्तों जीडीपी हमें बताता है कि हमने कितना पैसा कमाया, लेकिन दोस्तों जीपी हमें बताता है कि हमारे पर्यावरण ने हमें कितनी सेवाएं दी। तो दोस्तों एग्जाम उत्तराखंड ने 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस पर, उत्तराखंड ने 5 जून 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस पर जीपी लागू करने वाला देश का दोस्तों पहला राज्य बना। तो दोस्तों जीपी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य कब बना? विश्व पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून 2021 को। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों यह है कि विकास की अंधी दौड़ में हम अपने जंगलों और नदियों को न भूलें। हम सरकारी बजट बनाते समय यह भी देखेंगे कि हमारा पर्यावरण का खजाना बड़ा है या घटा है। और दोस्तों जीपी गणना करने के लिए वैज्ञानिकों ने 4 मुख्य तत्वों को आधार बनाया है। इन्हें पर्यावरण की पूंजी कहा जाता है। जैसे पहला है दोस्तों वन, हमारे जंगल कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं और कितना कार्बन सोख रहे हैं। दूसरा तत्व है दोस्तों जीपी का जल, नदियों और झरनों में पानी की मात्रा और शुद्धता कितनी है। और तीसरा जीपी का जो मुख्य तत्व है दोस्तों मिट्टी, मिट्टी की उर्वरता और उसका कटाव कितना रुका है। और चौथी चीज़ जो जीपी में कैलकुलेट होती है दोस्तों, हवा की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी में कितना सुधार हुआ है। और इन चारों को मिलाकर दोस्तों जीपी का स्कोर तय होता है। तो दोस्तों लेकिन इसमें दोस्तों खनिज को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि खनिज एक गैर नवीनीकरण यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है दोस्तों। इसे निकालने के लिए अक्सर पर्यावरण का नुकसान होता है दोस्तों। जीपी का मकसद पर्यावरण को बचाना है, बढ़ाना है, न कि खोद कर बेचना और बर्बाद करना। इसलिए वन, जल, मिट्टी और वायु तो इसके हिस्से हैं, लेकिन खनिज दोस्तों इसका आधार नहीं है। जीपी का आधार खनिज नहीं है। तो कौन सा तत्व आधार नहीं बनाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों खनिज। तो दोस्तों दिस इज़ द राइट आंसर फॉर यू। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको 11 समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 11 अब क्वेश्चन नंबर 12 आपको एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड राज्य चिन्ह में पर्वत चोटियों की संख्या कितनी और इसके नीचे बहने वाली जल धाराओं की संख्या क्या है? इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दोस्तों यही था कि दोस्तों 3 चोटियाँ और 5 जल, 3 चोटियाँ तो हैं लेकिन 5 जलधाराएं, 4 धाराएं तो दोस्तों 4 ही थी उसमें। और बी ऑप्शन है 4 चोटियाँ, 4 नहीं दोस्तों, हिमालय की 3 ही चोटियाँ दोस्तों हमें दिखाई गई हैं। 3 जलधाराएं नहीं दोस्तों, 4 जलधाराएं देखें, ये भी गलत है। 5 चोटियाँ और जलधाराएं दोस्तों, 5 चोटियाँ नहीं 3 ही चोटियाँ हमारे उत्तराखंड राज्य चिन्ह में हैं और 4 धाराएं, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन सही है दोस्तों, 3 चोटियाँ और 4 धाराएं, 3 चोटियाँ और यह ऑप्शन दोस्तों सही है कि हमारे राज्य चिन्ह में सबसे ऊपरी आकृति में 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई गई हैं। और दोस्तों यह चोटी बाकी दोनों चोटी से, जो बीच की चोटी है वो दोस्तों बाकी चोटियों से ऊंची है और इसी के ऊपर लाल पृष्ठभूमि में अशोक की लाट अंकित है। और ये चोटियाँ दोस्तों महान हिमालय की गगनचुंबी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो उत्तराखंड की अडिग शक्ति और ऊंचाई का प्रतीक है दोस्तों। और दोस्तों उसमें जो ये 4 लहरें हैं, ये गंगा, यमुना, काली और पश्चिमी रामगंगा को दोस्तों दर्शाती हैं। और दोस्तों इसमें जो नीला रंग यूज किया गया है वो नदियों की शुद्धता और जल समृद्धि का प्रतीक है। श्वेत रंग दोस्तों हिमालय की शांत और पवित्रता
को दर्शाता है। लाल रंग दोस्तों मैंने पहले बात की हमारे राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को दिखाता है। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पर्वत चोटियों की संख्या दोस्तों 3 है हमारे उत्तराखंड राज्य चिन्ह में, 3 चोटियाँ हैं। और बहने वाली जलधाराओं की संख्या दोस्तों 4 है। और उसमें जो अंकित वाक्य एक है जो सत्यमेव जयते, जो मुंडकों परिषद से लिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है दोस्तों। तो डी द राइट आंसर है दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों बार आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 13 पर हम ले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कस्तूरी मृग के संदर्भ में मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकनॉल किसका रासायनिक नाम है? पहला ऑप्शन है दोस्तों मृग की हड्डियों में पाए जाने वाले लवण का नाम है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मृग के मूत्र में पाए जाने वाले तत्व का नाम है। सी ऑप्शन है प्राकृतिक कस्तूरी का नाम ये है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकनॉल। और डी ऑप्शन है मृग द्वारा खाए जाने वाले केदारपाती पौधे का। तो दोस्तों जो मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकनॉल है ये किसी लैब का कोई खतरनाक केमिकल नहीं है, लेकिन सच बात यह है दोस्तों यही प्राकृतिक कस्तूरी का रासायनिक नाम है। प्राकृतिक कस्तूरी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकनॉल है दोस्तों। तो दोस्तों कस्तूरी कोई साधारण हड्डी, जैसे हड्डी कह रहा है या मांस, हड्डी या मांस का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक जटिल जैविक उत्पाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। और यह इसकी एक विशिष्ट रासायनिक संरचना दुनिया का सबसे महंगा और तीव्र सुगंध वाला पदार्थ इसको बनाती है। अब इसमें दोस्तों केदारपाती की बात कही गई है। तो केदारपाती एक औषधि पौधा है जिसे कस्तूरी मृग बड़े चाव से खाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मृग जो विशेष जड़ी बूटियाँ जैसे केदारपाती लाइकेन खाता है उसी के मेटाबॉलिज्म से उसके शरीर में यह कीमती कस्तूरी बनती है। तो दोस्तों ध्यान रखें पौधे का नाम अलग है केदारपाती और कस्तूरी का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है दोस्तों जो प्राकृतिक कस्तूरी का ही रासायनिक नाम मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकनॉल है। तो सिर्फ परफ्यूम ही नहीं दोस्तों यह जो रसायन है जो प्राकृतिक कस्तूरी है यह आयुर्वेद में संजीवनी की तरह काम करती है। दोस्तों इसका उपयोग हृदय रोगों और दमा के इलाज में होता है। यह तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के लिए एक शक्तिशाली उत्तेजक का काम करती है और यही कारण है दोस्तों कस्तूरी की कीमत सोने से कई गुना ज़्यादा है, इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर 3 बातें अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि इसकी प्राकृतिक कस्तूरी का जो रासायनिक नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकनॉल है और मुख्य घटक इसमें मुख्य रूप से मस्कॉन नाम का एक तेल भी इसमें पाया जाता है। और दोस्तों ये कहाँ मिलता है? यह वैक्स नर मृग की नाभि ग्रंथ में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्राकृतिक कस्तूरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों आपको समझाने जाने अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को किस तिथि को यह दर्जा प्रदान किया गया? मतलब उत्तराखंड को द्वितीय राजभाषा संस्कृत को किस तिथि को दर्जा प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2010 को, दूसरा ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को, सी ऑप्शन है दोस्तों 26 जनवरी 2010 को और डी ऑप्शन है दोस्तों 15 अगस्त 2011 को दोस्तों। दोस्तों कहानी शुरू होती है दोस्तों 1 जनवरी 2010 से। कहानी शुरू होती है दोस्तों 1 जनवरी 2010 से, जहां पूरी दुनिया 1 जनवरी नए साल पर जश्न मना रही थी। वहीं उत्तराखंड सरकार ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए का संकल्प लिया और उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल के निशंक के नेतृत्व में 1 जनवरी 2010 को संस्कृत को आधिकारिक तौर पर द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। तो दोस्तों अब यह सवाल यूकेपीएससी और यूके में बार बार आया है क्योंकि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य था जिसने अपनी प्राचीन भाषा को यह सम्मान दिया, क्योंकि ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक हमारी नदियों और मंदिर आज भी संस्कृत के श्लोकों से गूंजते हैं। इसके बाद ही हरिद्वार से उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय की नींव को और मजबूती मिली और राज्य में संस्कृत ग्राम जैसी योजनाएं दोस्तों शुरू हुई। तो दोस्तों 9 नवंबर 2000 को दोस्तों इसमें जो डेट दी गई है ये उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है और इस दिन केवल हिंदी ही राजभाषा थी। फिर दोस्तों इसमें 26 2010 है, तो यह वैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है
अक्सर छात्र देशभक्ति के चक्कर में इसे टिक कर लेते हैं, पर यह गलत है। और दोस्तों 15 अगस्त 2011, और यह फुटबॉल राज्य खेल के समय आसपास की बात है दोस्तों। भाषा का यह निर्णय इससे पहले ही हो चुका था। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों 1 जनवरी 2010 को। तो दोस्तों उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को किस तिथि को यह दर्जा प्रदान किया गया? तो सही आंसर है दोस्तों 1 जनवरी 2010 को। ये आपका सही आंसर है। तो दोस्तों अपनी डायरी में 3 पॉइंट्स तुरंत नोट कर लीजिए। द्वितीय राजभाषा संस्कृत उत्तराखंड की घोषणा की तिथि है दोस्तों 1 जनवरी 2010, और संवैधानिक आधार दोस्तों इसका है अनुच्छेद 345, और पहला राज्य बना दोस्तों उत्तराखंड। तो दोस्तों देववाणी संस्कृत को राजभाषा बनाना हमारी अस्मिता का भी प्रतीक है, क्योंकि उत्तराखंड दोस्तों एक देवभूमि है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा को जरूर सपोर्ट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही प्रभावशाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 पर। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, मोनाल पक्षी के प्रजनन चक्र और अंडों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केवल नर पक्षी ही अंडों की सुरक्षा और बच्चों का पालन पोषण करता है। बी ऑप्शन है दोस्तों, मोनाल ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाता है और पेड़ से 2 अंडे देता है। सी ऑप्शन है, मोनाल अपना घोंसला नहीं बनाता और एक बार में 5 अंडे देता है। और डी ऑप्शन है दोस्तों, प्रजनन काल नवंबर से जुलाई के मध्य होता है। तो दोस्तों मोनाल पक्षी के प्रजनन चक्र और अंडों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, केवल नर पक्षी ही अंडों की सुरक्षा बच्चों का पालन पोषण करता है। ये बात दोस्तों गलत है। अंडों को सेने और बच्चों के पालन पोषण की मुख्य जिम्मेदारी मादा डफिया की होती है दोस्तों, नर पक्षी की नहीं होती है। मादा मोनाल की होती है, जिसको हम डफिया कहते हैं। और जो नर पक्षी है अक्सर आसपास रहकर उस इलाके की दोस्तों रक्षा करता है। तो इस हिसाब से दोस्तों, इस फैक्ट के हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बी ऑप्शन है, मोनाल ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाता है और प्रतिद्वंद नहीं, दोस्तों ये भी गलत है। मोनाल अपना घोंसला बनाने के बजाय ये घोंसला नहीं बनाता है, बल्कि चट्टानों की दरारों, ऊंचे पेड़ों के कोठरों, जो छेद होते हैं ऊंचे पेड़ों में जो बड़े बड़े छेद होते हैं, या जमीन पर किसी सुरक्षित गड्ढे का दोस्तों ये का चुनाव करता है अपने प्रजनन के लिए या अंडों को सेकने के लिए। ऐसी जगह की तलाश करता है, यानी कि इसकी जो पॉलिसी है दोस्तों मोनाल की, नो नेस्ट, कोई घोंसला नहीं, इस पॉलिसी के सिद्धांत पर दोस्तों यह कार्य करता है। मोनाल ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। औसतन 5 अंडे देते हैं, प्रति वर्ष 2 अंडे, ये भी गलत है। औसतन 5 अंडे देते हैं, औसतन वाली बात दोस्तों सही है। मोनाल अपना घोंसला नहीं बनाता, बिल्कुल सही बात है, और एक बार में 5 अंडे देता है, औसतन 5 देता है, ये बात सही है। प्रजनन काल नवंबर से जुलाई के मध्य होता है, तो दोस्तों ये फैक्ट भी गलत है। तो दोस्तों प्रजनन काल दोस्तों अप्रैल से जून के महीने में होता है। मोनाल के परिवार बढ़ने का समय काल सबसे खूबसूरत महीना अप्रैल से जून के बीच होता है, और इसी दौरान ऊंचे हिमालयी बुग्यालों में बर्फ़ पिघलती है और भोजन की प्रचुरता रहती है। तो दोस्तों इस फैक्ट के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन न पालें। परीक्षा और यूकेटीएससी और यूकेपीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने नोटबुक में इस पॉइंट को नोट कर लें कि मोनाल पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाता। अंडों की संख्या की बात करें तो औसतन 5 अंडे देता है, और प्रजनन काल की बात करें दोस्तों, अपने वंश की बात बनाने की बात आती है तो दोस्तों अप्रैल से जून आप याद रखें, नोट करें। और जो ये अंडे देने में जो डफिया जो जगह इस्तेमाल करती है, चट्टान या पेड़ के छेद या कोई ज़मीन में गड्ढा। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका सी द राइट ऑप्शन है हियर, सी का राइट आंसर है हियर। तो सी ऑप्शन इसका दोस्तों राइट आंसर है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 16 को एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है कि एशिया का सबसे बड़ा तितली संग्रहालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है दोस्तों नैनीताल, पीटर स्टमेटाचेक। बी ऑप्शन है दोस्तों पिथौरागढ़, टॉयडस आइकस।
सी ऑप्शन है भीमताल फ्रेडरिक स्टीमेटाचेक और डी ऑप्शन है देहरादून लक्ष्मण सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भीमताल फ्रेडरिक स्टीमेटाचेक। दोस्तों इसका सही आंसर है भीमताल में है। एशिया का सबसे बड़ा तृतीय संग्रहालय दोस्तों भीमताल में है। भीमताल में एशिया का सबसे बड़ा निजी तृतीय संग्रहालय है और इसकी स्थापना प्रकृति प्रेमी फ्रेडरिक स्टीमेटाचेक सीनियर ने की थी। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। फ्रेडरिक स्टीमेटाचेक सीनियर, जो मूल रूप से चेक गणराज्य के रहने वाले थे, भारत आए और 1951 में भीमताल के जॉन्स एस्टेट्स में बस गए। इन्हें कुदरत से इतना प्यार था कि इन्होंने हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर घाटियों तक की तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनके इसी जुनून का नतीजा है कि आज इस संग्रहालय में तितलियों और पतंगों के 2,500 से अधिक नमूने और 1100 से अधिक प्रजातियां दोस्तों मौजूद हैं। और इस संग्रहालय में कुछ ऐसे अजूबे भी हैं जिन्हें देखकर दोस्तों आप दंग रह जाएंगे। जैसे मैं कुछ तितलियों के नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे अटैकस एटलस, यह दुनिया का सबसे बड़ा पतंगा है और जिसके पंखों का फैलाव किसी चिड़िया जैसा लगता है। दूसरी यहाँ पर दोस्तों तितली है गोल्डन बर्डविंग। हाल ही में इसे भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। और तीसरी दोस्तों स्नो अपोलो, यह दुर्लभ तितली केवल पिंडारी ग्लेशियर जैसे अत्यधिक ऊंचाई पर दोस्तों पाई जाती है। तो दोस्तों ये सभी प्रजातियां भीमताल के इसी संग्रहालय में संरक्षित हैं और इसे एशिया का सबसे महत्वपूर्ण शोध केंद्र दोस्तों बनाता है। तो दोस्तों आज इस विरासत को फ्रेडरिक के पुत्र पीटर स्टीमेटाचेक आगे बढ़ा रहे हैं। पीटर को आज भारत का सबसे बड़ा तितली विशेषज्ञ दोस्तों माना जाता है। उन्होंने न केवल नई प्रजातियों की खोज की, बल्कि वे यह भी बताते हैं कि तितलियां कैसे पर्यावरण संकेतक का काम करती हैं। यानी अगर तितलियां गायब हो रही हैं तो समझ लीजिए हमारा पर्यावरण संकट में है। तो दोस्तों परीक्षा के लिए आप 4 बातें नोट कर लीजिए। सबसे पहले एशिया का सबसे बड़ा तृतीय संग्रहालय कहाँ है? तो भीमताल, जो नैनीताल जिले के अंदर आता है। संस्थापक कौन थे? फ्रेडरिक स्टीमेटाचेक सीनियर थे। वर्तमान संचालक कौन है? उनके बेटे हैं पीटर स्टीमेटाचेक हैं। और इस एशिया के सबसे बड़ी तृतीय संग्रहालय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो भीमताल के नैनीताल में है? एशिया का सबसे बड़ा निजी तितली संग्रहालय है। तो दोस्तों भीमताल की तितलियां हमें सिखाती हैं कि प्रकृति की छोटी सी रचना भी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों अगली बार जब भी आप भीमताल जाएं तो इस म्यूजियम को देखना न भूलें। और अगर दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा को आप जरूर सपोर्ट करें। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। बुरांस का वृक्ष वन अधिनियम 1974 के तहत एक संरक्षित वृक्ष है। इसका मुख्य औषधि उपयोग किस उपयोग के उपचार में सर्वाधिक लाभकारी माना जाता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों हृदय रोग, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है तपेदिक और चौथा है दोस्तों गठिया। तो सही आंसर है दोस्तों हृदय रोग। इसका सही आंसर है दोस्तों हृदय रोग। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि मार्च अप्रैल में पहाड़ों को लाल रंग से सराबोर कर देने वाला बुरांस सिर्फ एक खूबसूरत फूल ही नहीं बल्कि एक चलता फिरता अस्पताल है। पहाड़ के लोग सदियों से इसके जूस का आनंद लेते आए हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने अब ये साबित कर दिया है कि यह आपके दिल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि बुरांस के उस औषधि रहस्यों के बारे में। तो दोस्तों बुरांस के फूलों के गहरे लाल रंग में छिपा होता है दोस्तों फ्लेवोनाइड्स और पोटेशियम का खजाना। और दोस्तों इसमें जो फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है और जो पोटेशियम पाया जाता है, इसका जूस शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में अद्भुत काम करता है। इसके नियमित सेवन से हृदय की धमनियों में रुकावट का खतरा कम हो जाता है। और यही कारण है दोस्तों कि आयुर्वेद में और आधुनिक चिकित्सा दोनों ही इसे हृदय रोगों के लिए रामबाण दोस्तों से माना जाता है। क्योंकि दोस्तों बुरांस इतना कीमती है, इसलिए सरकार ने इसे विशेष सुरक्षा दी है वन अधिनियम 1974 के तहत। तो दोस्तों बुरांस को उत्तर प्रदेश वन अधिनियम 1974 जो अब उत्तराखंड में भी लागू है के तहत एक संरक्षित वृक्ष घोषित किया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके फूल तो चुन सकते हैं, लेकिन इसके पेड़ को काटना या नुकसान पहुंचाना एक कानूनी अपराध है। यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां इस औषधि खजाने का लाभ उठा सके।
तो दोस्तों दिल के अलावा बुरांस और कहाँ काम आता है? तो दोस्तों मधुमेह, इसमें पाए जाने वाले तत्व शुगर लेवल को नियंत्रित करने में दोस्तों ये सहायक होता है। इसमें दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी पाया जाता है और यह शरीर की अंदरूनी सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है। इसमें आयरन भी दोस्तों होता है जो अनीमिया से लड़ने में दोस्तों मदद करता है। तो दोस्तों आप 3 बातें नोट कर लें। मुख्य औषधि उपयोग इसका हृदय रोग में, हार्ट डिजीज में इसका यूज है। इसको संरक्षित करने के लिए कौन सा वन अधिनियम बनाया गया है? 1974। और यह उत्तराखंड का राज्य विकसित भी है और संरक्षित विकसित भी है। और तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब है कि सर्वाधिक लाभकारी ये जो है हृदय रोग में सबसे ज़्यादा दोस्तों ये लाभकारी माना जाता है। अब क्वेश्चन दोस्तों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ा, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को समझेंगे दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है कि कस्तूरी की खोज और उसके उपयोग से संबंध में कपिल, पिंगल और कृष्ण शब्द किसे दर्शाते हैं? पहला ऑप्शन है दोस्तों कस्तूरी की औषधीय निर्माण की 3 विधियाँ हैं। औषधि निर्माण की 3 विधियाँ नहीं है दोस्तों, इसकी 3 तरह की प्रजातियाँ हैं दोस्तों, मतलब 3 वैरायटी हैं। कस्तूरी की 3 श्रेणियाँ आती हैं क्वालिटी के आधार पर, नेपाल, कश्मीर और सिक्किम की। बी ऑप्शन है कस्तूरी मृग की 3 अलग अलग प्रजातियाँ हैं। और डी है मृग के प्रजनन काल के 3 चरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कस्तूरी की 3 श्रेणियाँ हैं जो नेपाल, कश्मीर और सिक्किम की अलग अलग तरह की कस्तूरी यहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हिमालय के अलग अलग हिस्सों में पाई जाने वाली कस्तूरी एक जैसी नहीं है। जैसे चाय की पत्ती की क्वालिटी उसकी जगह असम या दार्जिलिंग से पहचान होती है, वैसे ही कस्तूरी को उसकी खुशबू और उसके रंग के आधार पर 3 खास श्रेणियों में बांटा जाता है। एक कपिल, दूसरा पिंगल और तीसरा कृष्ण। तो दोस्तों इस प्रश्न में हम ये जानेंगे कि कस्तूरी किस क्षेत्र की पहचान है। तो एग्जाम में इसे याद जरूर रखिए। पहली कस्तूरी का प्रकार है दोस्तों कपिल। पहली कस्तूरी का जो प्रकार है दोस्तों कपिल। तो इसकी भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर, कस्तूरी की गुणवत्ता और उसकी भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर इसे 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। कपिल यह नेपाल क्षेत्र में पाई जाने वाली कस्तूरी है दोस्तों। इसका रंग दोस्तों थोड़ा हल्का सुनहरा या पीलापन लिए होता है और इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। कपिल की मार्केट डिमांड सबसे ज़्यादा है। ये सुनहरा पीला रंग का है और ये नेपाल की कस्तूरी है दोस्तों। दूसरी कस्तूरी दोस्तों पिंगल, यहाँ पर आप पिंगल देख रहे हैं, यह हमारी कश्मीर क्षेत्र की पहचान है। इसका रंग थोड़ा ताम्रवर्णी यानी कि रेडिश ब्राउन होता है दोस्तों। और तीसरी तरह की जो इसकी भौगोलिक उत्पत्ति और इसकी क्वालिटी के आधार पर तीसरी तरह की जो कस्तूरी होती है उसको कृष्ण बोलते हैं और ये सिक्किम और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। कृष्ण का मतलब काला ही होता है दोस्तों, तो इसका रंग गहरा काला होता है, इसलिए इसे कृष्ण कहा जाता है। तो दोस्तों इन तीनों में सबसे उत्तम श्रेणी की जो कस्तूरी है उसे जो एक्सपर्ट हैं वो उसकी तीव्र गंध और खुशबू के आधार पर सबसे जो अच्छी क्वालिटी की जो कस्तूरी मानी जाती है और नेपाल की कपिल मानी जाती है। और दोस्तों कस्तूरी का जो उपयोग न केवल इत्र या परफ्यूम बनाने में है बल्कि मिर्गी, लकवा और हृदय रोगों की दवाओं बनाने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों। और इसकी बढ़ती हुई मांग के कारण इसे हिमालय का काला सोना भी दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों जरूर याद रखिएगा, कपिल नेपाल की कस्तूरी है, पिंगल कश्मीर की कस्तूरी है, कृष्ण सिक्किम की कस्तूरी है और इसको बांटने का आधार है उत्पत्ति का स्थान और उसका रंग। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम आपको 18 पर 18 हमने बताया, अब हम 19 क्वेश्चन को यहाँ पर समझेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, ब्रह्म कमल को महाभारत के वन पर्व में किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? पहला है दोस्तों कौलकुपदम, फेन कमल, दूधा फूल और सौगंधिक पुष्प। तो दोस्तों महाभारत के वन पर्व में इसे जाना जाता है दोस्तों सौगंधिक पुष्प के रूप में। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल सिर्फ एक फूल नहीं है बल्कि स्वर्ग का एक दिव्य उपहार माना जाता है। और महाभारत काल में भी एक ऐसी घटना घटी थी जहां एक पुष्प की अलौकिक सुगंध ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भी मंत्रमुग्ध कर दिया था। तो दोस्तों अब हम जानेंगे इस पौराणिक गाथा के बारे में कि जहां ब्रह्मकमल का एक विशेष नाम
सौगंधिक पुष्प दिया गया है। तो आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो दोस्तों, द्रौपदी ने हवा में तैरती हुई एक ऐसी सुगंध महसूस की जो पहले कभी नहीं मिली, और वह सुगंध इतनी दिव्य थी कि द्रौपदी ने भीम से उस पुष्प को लाने की विनती की। और महाभारत के दोस्तों वन पर्व में इस पुष्प को उसकी अत्यधिक सौंदर्य के कारण सौगंधिक पुष्प के नाम से पुकारा जाता है। और जब भीम इस पुष्प की खोज के लिए निकले तो उनकी भेंट कदली वन में भगवान हनुमान जी से हुई थी। तो दोस्तों, जो कौलपदम है, जो कौलपदम ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यह ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम है और उत्तराखंड के गांव में बहुत प्रसिद्ध है। और एक ऑप्शन है दोस्तों दूधा फूल, हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फूल के नाम से जाना जाता है, लेकिन महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और एक ऑप्शन दोस्तों इसमें फेन कमल भी दिया है। यह ब्रह्मकमल की एक दूसरी प्रजाति है जो बहुत अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके फूल सफ़ेद रुई जैसे दिखते हैं। और ब्रह्मकमल का जो वैज्ञानिक नाम दोस्तों है वह है सोसूरिया अबुलेटा। तो आपको 4 फैक्ट बहुत जुड़ी याद रखनी है यहाँ से, जो यूके ट्रिपल और यूके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, महाभारत के वन पर्व में इसे क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प। स्थानीय नाम इसका क्या है दोस्तों? कौलपदम। हिमाचल प्रदेश में इसे क्या नाम जानते हैं? दूधा फूल। और पौराणिक महत्व इसको क्या है? भगवान शिव को समर्पित किया जाने वाला सबसे प्रिय पुष्प इसको माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सौगंधिक पुष्प। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य तितली कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम। इसका जो दोस्तों वैज्ञानिक नाम जो तितली का है पैपिलियो वाइनर है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में इसका नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? पहला ऑप्शन है दोस्तों ब्लू पिकॉक, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हिमालयन क्वीन, सी ऑप्शन है दोस्तों वेस्ट हिमालयन कॉमन, और डी ऑप्शन है दोस्तों वूली बैंडेड पिकॉक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वूली बैंडेड पिकॉक। तो राज्य तितली कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? पैपिलियो वाइनर है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में इसका नाम बदल के, कॉमन पिकॉक का नाम बदल के क्या कर दिया है? वूली बैंडेड पिकॉक। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारी जो राज्य तितली कॉमन पिकॉक जब अपने पुराने नाम से नहीं जानी जाएगी, अक्सर छात्र इसे राष्ट्रीय मोर पिकॉक के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने इसका नाम बदलकर इसकी शारीरिक विशेषता के आधार पर एक नया नाम रख दिया है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इसके पंखों को बड़े गौर से देखा, बिल्कुल गौर से देखा, तो बिल्कुल उली टाइप के, और आप ऊन जैसे कह देते हो, उली ऊन जैसा कह सकते हो, बिल्कुल उली मैंने ऊन जैसा देखा इनके पंखों में। तो इसलिए दोस्तों जब तितली को देखा कि इसके पंख जो हैं मखमली और रोएदार पट्टियाँ जब दोस्तों दिखाई दी, तो दोस्तों रोएदार पट्टियाँ जो उली टाइप की, ऊल टाइप की होती हैं, उली टाइप के बैंड्स इसमें होते हैं। तो और इस प्रजाति की सबसे बड़ी वैज्ञानिक पहचान यही है दोस्तों, इसलिए यह नाम इसके रूप, रंग और विज्ञान के ज़्यादा करीब है। तो इसलिए इसका दोस्तों नया नाम पड़ गया वूली बैंडेड पिकॉक। तो इसमें उली बैंड्स पाए जाते हैं, मतलब रोएदार पट्टियाँ। उली बैंड्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रोएदार पट्टियाँ, मतलब इसके पंखों में रोएदार पट्टियाँ पाई जाती हैं। ये आप शॉर्टकट रूप से दोस्तों समझ सकते हैं। तो आप दोस्तों याद रखिएगा, परीक्षा के हिसाब से 3 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि इसकी घोषणा तिथि कब है? 7 नवंबर 2016 को। नया नाम क्या है? उली, जो तितली को जिसको लोगमोर के नाम से भी जाना जाता है, कॉमन पिकॉक या लोगमोर भी इसको कहा जाता है, को राज्य तितली घोषित कब किया गया दोस्तों? 7 नवंबर 2016। नया नाम क्या है? उली बैंडेड पिकॉक है। और 1996 में भारत की सबसे सुंदर तितली का दोस्तों इसे किताब मिल चुका है। और दोस्तों 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में भी बटरफ्लाई पार्क दोस्तों खोला गया है। तो दोस्तों और उत्तराखंड जो है महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य है जिसने जो तितली घोषित करने वाला, अपनी राज्य तितली होने वाला दूसरा राज्य है। पहला राज्य दोस्तों महाराष्ट्र है जिसने राज्य तितली महाराष्ट्र है जिसने अपने तितली को राज्य घोषित किया, और दूसरा राज्य दोस्तों उत्तराखंड है जिसने तितली को राज्य तितली घोषित किया दोस्तों। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आएगा।
अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, कस्तूरी मृग के शारीरिक लक्षणों के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। पहला ऑप्शन है दोस्तों, आत्मरक्षा के लिए इसके ऊपरी जबड़े में 2 बड़े दांत निकले होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यह एक मांसाहारी जीव है जो छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। इसके केवल अगले 2 पैर पिछले पैरों की तुलना में लंबे होते हैं। और दोस्तों इसके सींग बहुत नुकीले होते हैं और पूंछ काफ़ी लंबी होती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है, आत्मरक्षा के लिए ऊपरी जबड़े 2 बड़े दांत होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि इस पर सींग, कस्तूरी जो मृग है दोस्तों इस पर सींग नहीं होते हैं। आत्मरक्षा के लिए ऊपरी शरीर पर 2 दांत होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यह एक मांसाहारी जीव है, गलत बात है दोस्तों। जो छोटे कीटों का शिकार करता है, नहीं दोस्तों, यह एक शाकाहारी प्राणी है। यह छोटे कीट नहीं खाता है, बल्कि यह हिमालय की झाड़ियाँ, घास, काई और सबसे इसका जो पसंदीदा आहार है दोस्तों, केदारपाती नामक यह जड़ी बूटी को खाता है दोस्तों। इसकी पाचन शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि यह कड़वी और औषधीय वनस्पतियों को भी आसानी से पचा लेता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना, मांसाहारी ये बिल्कुल नहीं है। और इसके केवल अगले 2 पैर पिछले पैरों की तुलना में लंबे होते हैं। नहीं दोस्तों, पिछले पैर लंबे होते हैं। केवल अगले 2 पैर पिछले पैरों की तुलना में लंबे नहीं, पिछले पैर लंबे होते हैं, आगे वाले छोटे होते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी शारीरिक बनावट के कारण ये जो है बनावट के कारण जब इसके पिछले वाले पैर अगले पैरों की तुलना में जो है लंबे होते हैं, पिछले वाले पैर लंबे होते हैं। और इसकी यह बनावट इसे ऊंचे पहाड़ों और पथरीली रास्तों पर तेज़ी से छलांग लगाने में दोस्तों मदद करती है। और दोस्तों इसकी पूंछ बहुत छोटी और बाल विहीन होती है, उसमें हेयरलेस होती है, जो लगभग छिपी रहती है। तो इंजाम में कभी भी लंबी पूंछ होती है। यह ऑप्शन आ जाए कि इसके बाद सींग बहुत नुकीले होते हैं। सींग तो होते ही नहीं कस्तूरी मृग के दोस्तों, और पूंछ काफ़ी लंबी है, तो पूंछ तो होती नहीं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो सही ऑप्शन है कस्तूरी मृग की सारी लक्षणों के बारे में जो सत्य कथन है दोस्तों, आत्मरक्षा के लिए इसके ऊपरी जबड़े में 2 बड़े दांत होते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अब हम ले चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको 22 में ले चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 22 में आ गए हैं। राज्य चिन्ह के सबसे ऊपरी भाग में लाल पृष्ठ पर अशोक की लाट अंकित है। यह लाल रंग है, लाल पृष्ठ पर अशोक की लाट अंकित है। यह किसका प्रतीक माना गया है लाल पृष्ठ पर? तो राज्य की आंदोलनकारियों का बलिदान का, हिमालय की बर्फीली चोटियों का, अशोक के धम विजय का और राज्य की सैन्य शक्ति का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान का। ये ऑप्शन सही है दोस्तों इसका। कि दोस्तों चिन्ह, जो राजकीय चिन्ह है, सबसे ऊपरी भाग में हीरे जैसी आकृति के भीतर अशोक की लाट अंकित है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो मंडूकोपनिषद लिखा गया है। और यह भारत की संप्रभुता और शक्ति का प्रतीक है और उत्तराखंड भारत का हिस्सा है उसका प्रतीक है। लेकिन जो दोस्तों इसमें लास्ट पृष्ठभूमि है, जो बात इसे बाकी राज्यों से अलग करती है, वह है दोस्तों इसकी लाल रंग की पृष्ठभूमि। यह लाल रंग हमारे राज्य की गौरव के साथ साथ बहुत बड़े बलिदान को खुद में दोस्तों समेटे हुए है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य रातों रात नहीं बना। इसके लिए 1990 के दशक में खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर जैसे कांड हुए दोस्तों, और हमारे आंदोलनकारियों ने अपनी जान की दोस्तों बाजी लगाई थी। तो दोस्तों राज्य चिन्ह में दर्शाया गया लाल रंग उन्हीं वीर शहीदों और आंदोलनकारियों के रक्त और बलिदान का प्रतीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह हमें याद दिलाता है कि यह राज्य हमें खैरात में नहीं मिला है, बल्कि हमारे पूर्वजों के संघर्ष की कीमत पर यह मिला है। तो इंजाम में कभी भी दोस्तों यदि सैन्य शक्ति वाला ऑप्शन आए या बौद्ध या अशोक से जुड़ा हुआ कोई बौद्ध से कोई संबंधित आए, तो आप उसको तुरंत क्रॉस करें, उसको गलत मानें। तो सही आंसर है दोस्तों लाल रंग। यह संघर्ष और शौर्य को दर्शाता है, शहीदों के रक्त को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम दोस्तों आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो हम टोटल दोस्तों 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी 23, 24, 25 3 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं आज की MCQ मैराथन क्लास का। तो दोस्तों 23 को जो क्वेश्चन वो ये रहा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, बुरांस का वैज्ञानिक नाम रेडोडेंड्रॉन
आर्बोरियम है, इसे कन्नड़ भाषा में क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों गुरांस, 300, बीली या बुरांसो। तो दोस्तों बुरांस का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है, इसे कन्नड़ भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमारे पहाड़ों का जो गौरव बुरांस सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, यह हिमालय की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों तक अपनी खूबसूरती बिखेरता है। लेकिन दोस्तों हैरानी वाली बात यह है कि हर राज्य में इसे ले के इसके नाम अलग हैं। तो अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि कर्नाटक में इसे किस नाम से पुकारते हैं और मेघालय में इसे किस नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों बुरांस का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है और यह नाम लैटिन और ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गुलाब जैसा दिखने वाला वृक्ष। तो दोस्तों यह न केवल उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बल्कि पड़ोसी देश नेपाल का भी राष्ट्रीय पुष्प भी है। हमारा राज्य वृक्ष है लेकिन पड़ोसी देश नेपाल का क्या है ये दोस्तों? राष्ट्रीय पुष्प है। तो नेपाल में बड़े प्यार से उसको दोस्तों गुरांस कहा जाता है, यदि गुरांस या लाली गुरांस कहा जाता है। तो अगर परीक्षा में यदि गुरांस शब्द आए तो इसका तुरंत आप समझ जाइएगा, तो नेपाल का ध्यान कीजिएगा कि नेपाल में इसे गुरांस कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे जैसे राज्य बदलते हैं बुरांस का नाम भी बदलता है। हिमाचल प्रदेश में इसे बुरांसो कहा जाता है, नाम हमारे जैसा ही है, बस बोलने का लहजा थोड़ा सा अलग दिख रहा है दोस्तों, बुरांसो। और मेघालय या उत्तर पूर्व में चले जाएं, खूबसूरत राज्य में यहाँ चले जाएं, तो मेघालय उत्तर पूर्व राज्यों में दोस्तों इसे 300 के नाम से जाना जाता है। तो लेकिन जो अब हम दक्षिण भारत कनेक्शन देखते हैं दोस्तों, जहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है इसे कन्नड़ में क्या जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? बिली कहा जाता है। तो यहाँ पर बिली का अर्थ दोस्तों, ये सही ऑप्शन है दोस्तों कि इस दक्षिण भारत में दोस्तों ये नीलगिरी की पहाड़ियों में इसकी प्रजाति दोस्तों मौजूद है और वहाँ कन्नड़ भाषा में बुरांस को बिली कहा जाता है। तो बिली का मतलब आप बिल्ली मत समझिए, यह कन्नड़ का एक स्थानीय शब्द है और परीक्षा में यह जब सवाल आता है तो छात्र अक्सर इसे गलत कर देते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, नेपाल में इसे गुरांस, हिमाचल में बुरांसो, मेघालय में 300 और कन्नड़ में दोस्तों इसे बिली कहा जाता है। तो इसको जरूर नोट करिए दोस्तों, याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम 24 पर अब आते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य तितली का दर्जा प्राप्त करने वाली कॉमन पिकॉक किस पेड़ पर अंडे देना पसंद करती है? पहला ऑप्शन है दोस्तों बाज, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बुरांस, तीसरा है चीड़ और चौथा ऑप्शन है टिमरू। तो दोस्तों राज्य तितली का दर्जा प्राप्त करने वाली जो कॉमन पिकॉक है वो किस पेड़ पर अंडे देती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तिमुर या टिमुर कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड की सबसे सुंदर तितली जिसको कॉमन पिकॉक बहुत ही जिद्दी माँ है, वह अपने अंडों के लिए पूरे जंगल में सिर्फ एक ही खास पेड़ पर चुनती है। अगर वह पेड़ ना हो तो तितली अपना वंश आगे नहीं बढ़ाती है। आज हम बात करेंगे दोस्तों उस रहस्यमयी टिमुर के पेड़ की बात करेंगे दोस्तों, जो इस तितली के जीवन का आधार है। तो दोस्तों प्रकृति ने हर तितली को अपना एक होस्ट प्लांट दिया है जहां वह प्रजनन करती है और कॉमन पिकॉक के लिए वह पेड़ है दोस्तों टिमुर। तो दोस्तों टिमुर एक कांटेदार औषधीय जो तिमुर है दोस्तों एक कांटेदार औषधीय वृक्ष होता है और जिसके बीजों का उपयोग पहाड़ों में दांतों की सफाई, दातुन या मसालों के रूप में दोस्तों किया जाता है। और यह जो पेड़ है तिमुर का दोस्तों वो तितली के लिए तिमुर की पत्तियां और उनके बच्चों का पहला घर और पहला भोजन भी होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो अन्य जैसे तिमुर की पत्तियों में विशेष प्रकार का तेल और तीखापन होता है। अब दोस्तों जब तितली का लार्वा इन पत्तियों को खाता है तो उसके शरीर में भी ऐसा रसायन जमा हो जाता है जिससे जो अन्य पक्षी हो गए या अन्य शिकारी जीव हो गए उनके लिए इनका लार्वा जो है बेस्वाद हो जाता है, जहरीला हो जाता है, इसलिए वो इनको नहीं खाती हैं। तो तिमुर का पौधा जो है न केवल भोजन देता है बल्कि इन नन्हे बच्चों की सुरक्षा कवच का भी काम करता है। और रही बात दोस्तों यहाँ पर बांझ, तो बांझ दोस्तों ये जल संरक्षण के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है पर तितली यहाँ अंडे नहीं देती है। बुरांस दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है बुरांस ये राज्य वृक्ष है, लेकिन तितली के लिए प्रजनन के लिए तिमुर पेड़ आवश्यक होता है दोस्तों। चीड़ होता है दोस्तों, चीड़ का ऑप्शन दिया गया है, चीड़ के पेड़ तितली के लार्वा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं दोस्तों,
क्योंकि इसकी पत्तियाँ सुई जैसी बहुत कठोर और अम्लीय होती हैं और तितली के अंडों के लिए बहुत घातक हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है दोस्तों तिमोर। तो आज की दोस्तों मैराथन क्लास का जो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, क्वेश्चन नंबर 25, वो ये रहा दोस्तों। ये है आज की MCQ सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कि उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद प्रतीकों का निर्धारण आधिकारिक रूप से किस वर्ष किया गया था? 2000, 2010, 2005 और 2001। तो दोस्तों हम बड़े गर्व से 9 नवंबर 2000 को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हमारा प्यारा उत्तराखंड बना था तब हमारे पास अपना कोई आधिकारिक राज्य पशु या पुष्प नहीं था। तो अक्सर एग्जाम में दोस्तों छात्र को 2000 और 2001 के बीच बुरी तरह कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आज के इस फाइनल एपिसोड में आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम इसको क्लियर करेंगे दोस्तों। 9 नवंबर 2000 इस दिन उत्तर प्रदेश से अलग होकर दोस्तों हमारा जो उत्तरांचल बना, अब इसका नाम उत्तराखंड हो गया दोस्तों 2007 के बाद। लेकिन दोस्तों 2001 में राज्य गठन के अगले साल, यानी कि 2000 के अगले साल 2001 में राज्य गठन के अगले साल शासन के गहन विचार विमर्श के बाद राज्य के गौरव को दर्शाने वाले प्रतीकों का चयन हुआ। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य प्रतीकों का निर्धारण कब हुआ, तो आंख मूंद कर आप 2001 टिक कर दीजिए। 2000 केवल उत्तराखंड का गठन वर्ष है, निर्धारण वर्ष नहीं है। और दोस्तों 2001 में किन किन प्रतीकों को अपनाया गया था तो उनको भी नोट कर लीजिए। राज्य पशु कस्तूरी मृग को अपनाया गया, राज्य पक्षी मोनाल को अपनाया गया, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल को अपनाया गया, राज्य वृक्ष ब्रांस को अपनाया गया, और राज्य चिन्ह जो हीरे की आकृति वाली समचतुर की आकृति है जिसमें 3 चोटी और 4 लहरें हैं उसको अपनाया गया। ये 5 मुख्य प्रतीक 2001 की देन है दोस्तों। और उसके बाद जो भी प्रतीक आए, जैसे खेल आया उत्तराखंड का, या उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र आया, या उत्तराखंड की राज्य तल्ली आई, वे कई सालों बाद लिस्टेड हुए। जैसे 2010 में द्वितीय राजभाषा संस्कृत आई दोस्तों। 2011 में राज्य खेल फुटबॉल का चयन किया गया। 2015 में राज्य वाद्य यंत्र ढोल का चयन किया गया। और 2016 में राज्य तितली कॉमन पिकॉक का चयन किया गया। तो दोस्तों अब आपका ये डाउट ख़त्म हो गया, तो आंसर आप पूरी तरह से लॉक कर दीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2001। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी उत्तराखंड राज्य प्रतीक की 25 प्रश्नों की यह स्पेशल सीरीज समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा के इस वीडियो में आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड के भूगोल इतिहास से ऐसी ही मज़ेदार सीरीज शुरू करें तो कमेंट में यस जरूर लिखें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी सफलता की कहानी दोस्तों खुद लिखिए। दोस्तों 25 के 25 सवाल पूरे करने का मतलब है कि आप उन 5% गंभीर छात्रों में शामिल हैं जो सच में सिलेक्शन अपना चयन चाहते हैं। भीड़ तो दोस्तों बहुत है, लेकिन अंत तक टिकने का जज्बा सिर्फ आप जैसों में ही दोस्तों होता है। अब बारी आपकी है दोस्तों। 25 में से आपका स्कोर क्या रहा, अभी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई खुद करूंगा कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे। और याद रखिए, अगर आप इसी तरह से सटीक रणनीति के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो अल्मोड़ा में हमारे न्यू बैच शुरू हो रहे हैं द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा कोचिंग में। स्क्रीन में दिए गए नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है 9719668523 पर कॉल करें और अपनी सीट पक्की करें। दोस्तों इस वीडियो को अपने उन 3 दोस्तों को भी भेजिए जिन्हें लगता है कि उनकी तैयारी पूरी है। देखते हैं वे कितने पानी में हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। न्याय के स्रोत देवता गोलू देवता आप पर और हम पर अपनी कृपा जरूर बनाए रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।